आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखा हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, मतलब कि दो सेट आपको दिया हुआ है, एक सेट आपको ए दिया हुआ है, एक सेट आपको क्या दिया हुआ है, बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि डिनोट जो किया जाता है, वो इस तरह का सिंबल होता है। ये कह सकते हैं कि यू का क्या होता है, अपोजिट होता है। जब हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह से यू के जैसा लिखते थे, तो ये होता था आपका यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़ चुके हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यू जैसा लेटर होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह का अगर होगा तो ये आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि यहाँ पर यह जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए कि दो सेट अगर पी और क्यू होता, ए और बी की जगह अगर सेट एक पी होता और एक सेट अगर क्यू होता तो इसको हम पढ़ते पी इंटरसेक्शन क्यू। लेकिन यहाँ पर ए और बी है तो इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि यह जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि अगर दो सेट दिया, अगर मान लीजिए तीन सेट अगर होता तो हम उसको इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मान लीजिए कि चार सेट होता था, यहाँ पर इंटरसेक्शन डी लगाए थे, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब दो से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर दो ही लिखा हुआ है, दो से ज़्यादा अगर रहेगा तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन तक हो सकता है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, तो इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब कि इंटरसेक्शन जो होता है, जो इंटरसेक्शन हम लिखते हैं किसी भी सेट का, किसी भी दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का, तो वो एक सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, मतलब कि जो सेट ए में भी एलिमेंट आएगा और जो सेट एलिमेंट बी में भी आएगा, मतलब कि ए और बी दोनों में जो क्या होगा, कॉमन होगा, उसी को हम क्या वहाँ पर बोलेंगे, उसी को वहाँ पर बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट हमारे पास दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि दे दिया हमारे पास क्या 2 4 और 6 दे दिया। ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया मान लीजिए कि 4 6 और 8। और हमसे अगर बोला गया कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमसे अगर बोला गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, जैसे मान लीजिए कि एक सेट सी होगा। अब इस सेट एक सेट सी में क्या लिखना होगा, तो यह दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 4 और 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 और 6। तो यही जो हो गया, इसी सी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर क्या हो गया, 4 6। तो बात आ गया होगा समझ में कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा, दोनों में जो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, उसी को एक तीसरा सेट के रूप में लिखना, उसी को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। यह सिर्फ दो ही सेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दो से ज़्यादा सेट रहेगा तो हम तीनों सेट में देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है और एक सेट सी होता है, और तब हमसे यहाँ पर पूछा जाता कि आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो हम तीनों में देखते हैं कि तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं कि तीनों में जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब कि a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम क्या यहाँ पर कर दिए, a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम x ले लिए। अब वह x जो है वो सेट a से ही बिलोंग कर रहा है और वह x जो है वो सेट b से। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम x अगर लेट करते हैं, 4 और 6 यहाँ पर अगर हम क्या कर लेते हैं, x अगर लेट कर लेते हैं, तो यह x जो होगा वो सेट a में भी बिलोंग करेगा और यह x जो होगा वो सेट b में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर x a में भी बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर a इंटरसेक्शन क्या होगा, b होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ लेट a इक्वल टू 1 3 5 7 9, मतलब कि ए एक आपको सेट दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट दिया हुआ है, 1 3 5 7 एंड 9, और एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 5 7 11 एंड 13। आपको यहाँ पर बोला गया है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। यूनियन में हम लोग क्या करते थे, यूनियन में करते थे कि दोनों को हम मिलाते थे, उसी को हम क्या करते थे, ए यूनियन बी करते थे। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको छांट करके लिख देना है, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। अब यहाँ पर ए सेट है क्या, तो इसको लिख देते हैं 1 3 5 7 एंड 9 हो गया।
ए इंटरसेक्शन बी पहले आपको लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, ए में जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर हम लिख दिए सेट ए को, फिर इंटरसेक्शन का यहाँ पर हम सिंबल दे देंगे, और बी आपका क्या है, तो बी आपका है 2 3 5 7 11 एंड 13। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो दोनों सेट है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है बी, अब दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे कि क्या है। देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, तो एक एलिमेंट आ गया 3। अगला 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 हो गया अगला एलिमेंट। उसके बाद 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो 7 हो गया। 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, नहीं है। उसके बाद 11, तो 11 यहाँ पर नहीं है। 13, तो 13 यहाँ पर नहीं है, मतलब कि इसमें 3 ही एलिमेंट आएगा, मतलब कि यहाँ पर 3, 5, 7 जो हो गया, 3, 5, 7 यह क्या हो गया, तो यह ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या कि ये ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा बात कि कुछ इसमें नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज़ है कि दो सेट अगर दिया हुआ है, दोनों का अगर आपसे पूछा गया इंटरसेक्शन, तो क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छाट करके आप लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, तो वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि यहाँ पर दिया है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, n से। n से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर। x इज ए फैक्टर ऑफ 12, x जो है वो क्या है, 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल हम लिए थे, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म से हम क्या कर लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो लिखा हुआ है कि a जो है, ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि नंबर शुरू कहाँ से होगा, 1 2 3 4, इससे 1 से शुरू होगा। और वो सब जो नंबर है नेचुरल नंबर, वो फैक्टर है किसका, 12 का, मतलब कि वो सब 12 का फैक्टर है। मतलब क्या करना है हमको कि जो सेट ए है उसमें हमको 12 का सब फैक्टर लिख देना है। एंड बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब कि यहाँ पर भी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x इज ए फैक्टर ऑफ 18, और यहाँ पर जो x है वो फैक्टर है क्या चीज का, 18 का। मतलब क्या कि पहला जो सेट a है इसमें 12 का फैक्टर हमको लिखना है सब, और दूसरा जो सेट b है उसमें हमको 18 का सब फैक्टर हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले a के लिए देख लेते हैं। तो a में जो होगा 12 का फैक्टर, तो 12 फैक्टर कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि फैक्टर मतलब आपको पता है कि फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो 12 को पूरा तरह से क्या करते हैं, डिविजिबल करते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं, मतलब कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो 1 से स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, मतलब कि यहाँ पर 12 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बी में। तो b का अगर हम लिखेंगे एलिमेंट तो क्या क्या हो सकता है, तो b में जो दिया है वो 18 का फैक्टर है, तो 18 का फैक्टर कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 6 नहीं 6 होगा, 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होगा एक बार। तो यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18। तो ये सब जो एलिमेंट हो गया वो किसका हो गया, तो सेट बी का। तो हम यहाँ पर क्या किए कि सेट ए का एलिमेंट लिख लिए, सेट बी का एलिमेंट लिख लिए टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर हम दोनों का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, मतलब कि 1 जो है सेट ए में भी है, 1 सेट बी में भी है, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हो गया। फिर 3 भी है, उसके बाद 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है। 6 तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है। 9 यहाँ पर है लेकिन 9 यहाँ पर नहीं है। 18 यहाँ पर है लेकिन 18 यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 2 3 6, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट हो गया जिसमें 4 एलिमेंट हो गया 1 2 3 6, और वह जो है वो क्या है, सेट ए और सेट बी का क्या है, इंटरसेक्शन है, मतलब कि दोनों का कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो सेट ए में भी आ रहा है और जो सेट बी में भी आ रहा है। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल हम देखें, इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स के हम समझते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो दिया हुआ है वो है इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, मतलब कि ए जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, मतलब कि एक्स जो है वो 3n के इक्वल है,
n बिलोंग्स टू जेड, तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीजर है। एंड b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 4n, और b जो है b में जो एलिमेंट है वो x है और x जो है वो 4n के क्या है इक्वल है। और यहाँ पर भी जो n है मतलब कि जो n का जो वैल्यू है वो क्या है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। और आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी वो होगा कि जो एलिमेंट ए और एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों में आए। अब यहाँ पर ये क्या होगा, तो देखिए तो रफली पहले इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का अगर हम टेबुलर फॉर्म लिखना चाहेंगे, ए का अगर हम टेबुलर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या है, तो 3n है। 3n का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 का मल्टीपल है। 3n का मतलब यहाँ पर हो गया कि मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। और मान लीजिए 4n लिखा हुआ मतलब कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5n होता है मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 5 होता है। अगर 6n होता तो वो मल्टीपल ऑफ क्या होता है 6 होता। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि x जो है वो 3n के इक्वल है, मतलब कि n का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो हमको देखिए जैसे n यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो क्या होगा -3 होगा। n का वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे तो क्या होगा -6 होगा। मतलब कि अगर हम n का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो गया -3 हो गया। n का वैल्यू -2 रखेंगे तो -6 होगा। n का वैल्यू -3 रखेंगे तो -9 होगा। इस तरह से आगे ये जाते जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्योंकि n यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि n बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ये जेड जहाँ तक होगा वहाँ तक वो जाते जाएगा, तो जेड तो इन्फिनिटी तक होता है, तो ये आगे डॉट डॉट यहाँ पर हम देखिए बहुत सारा हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम प्लस में, अगर यहाँ तो नेगेटिव इंटीजर ले लिए, यहाँ पर -1 हम लिए n का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिए -1, यहाँ पर n का वैल्यू लिए -2, यहाँ पर n का वैल्यू लिए -3, आगे -4 ले सकते हैं, आगे -5 इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या किए कि n का वैल्यू हम 0 ले लिए, क्यों, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर होता है। फिर इनका वैल्यू अगर हम +1 रखेंगे मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर 9 होगा। इस तरह से इधर भी बहुत सारा नंबर जाते जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा 12 हो जाएगा, उसके आगे और जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा नंबर यहाँ पर क्या होगा इधर भी जाएगा, इधर भी, मैंने दोनों डायरेक्शन में क्या होगा बढ़ेगा, ठीक। तो ये तो हो गया 3n, मतलब कि ये 3 का मल्टीपल हो गया। ये सब देख रहे हैं कि 3 1 या 3 3 2 या 6 3 3 या 9। उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव में इधर है, इधर क्या हो गया नेगेटिव में हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 0। यहाँ पर इसको अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12 -15 और भी बहुत सारा इधर आ सकता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम b के लिए लिखेंगे तो b के लिए क्या लिख सकते हैं, तो b के लिए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, n का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो n का वैल्यू अगर हम -1 लेंगे, पहले माइनस से शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर -2 लेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 0 लेंगे, n का वैल्यू अगर हम क्या लेंगे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर आगे इधर बढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो हो गया सेट ए का टेबुलर फॉर्म हो गया, और ये सेट बी का जो है क्या है टेबुलर फॉर्म में है। और यहाँ पर हम पूरा जो जितना टर्म होगा सबको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेट होगा क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा इनफाइनाइट होगा। और हमको क्या करना है कि ये दोनों को मिला करके, ये दोनों में जो कॉमन होगा क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हमको एक सेट बनाना है जो क्या हो ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पर ये 0 कॉमन है, यहाँ पर क्या हो गया 0 कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है। इस तरह से मान लीजिए कि आगे इसमें और आगे अगर हम बढ़ते तो और आगे क्या होता 15 हो गया, तो यहाँ पर 18 होगा, फिर 21 होगा, 24 होगा। इसमें और आगे अगर हम लिखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा 16 हो गया, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 24 भी आपको मिलेगा। फिर और आगे जाएंगे तो और भी हमको कॉमन एलिमेंट मिलेगा। ठीक उसी तरह से इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो -12 हो गया। फिर इधर और आगे जाएंगे तो क्या होगा -18 होगा, -18 नहीं होगा, क्या होगा 24 होगा, मतलब कि -12 इधर हो जाएगा, -24 हो जाएगा। फिर इधर -36 हो जाएगा। इधर आपका 0 तो हो ही गया। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस में हो गया, फिर 24 हो गया,
फिर इसी तरह से आपका 36 होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि सब यहाँ पर 12 हुआ, फिर यहाँ पर 24 हुआ, मतलब कितना का डिफरेंस है, तो 12 और 12 होता है आपका 24, मतलब कि 12 2 या 24। मतलब आप क्या समझे कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 3 4 या 12, मतलब कि ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा, ये दोनों में जो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा 3 4 या 12, 12 n के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, 12 n के फॉर्म में आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर पहला हमको कॉमन क्या मिला, 12 मिला, फिर अगला कॉमन हमको क्या मिला, 24, फिर इस तरह से अगला कॉमन हमको क्या मिलेगा, 36। तो 12 1 या 12, 12 2 या 24, 12 3 या 36, 12 4 या 48। देखिएगा 48 लिखेंगे तो 48 3 के टेबल में भी आएगा और 48 4 के टेबल में भी आएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम जीरो देखें तो जीरो तो आएगा ही आएगा, -12 तो -12 भी आएगा, मतलब कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि जब इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो वहाँ पर जो दोनों एलिमेंट दिया हुआ है, दोनों का जो फॉर्म दिया हुआ है, दिया किस फॉर्म में है, यहाँ पर ये 3n के फॉर्म में और यहाँ पर क्या है 4n के, तो दोनों का जो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 या 12, मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 12n के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, 12n के फॉर्म में। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 3n और यहाँ पर होता 5n, यहाँ पर अगर होता 3n और यहाँ पर क्या होता है 5n, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि ये दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 15n के फॉर्म में होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या देखें, तो यहाँ पर हम समझे ये कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होगा, तो 12n के फॉर्म में होगा, मतलब कि 12n के फॉर्म में अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम दूसरा सेट बनाते हैं तो वही सेट जो होगा इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 होना जाएगा। क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 12 एंड n बिलोंग्स टू z। यही इसका क्या हो गया, तो यही जो है इसका हो गया क्या, a इंटरसेक्शन b हो गया। और यहाँ पर z का वैल्यू यहाँ पर आप नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 12 1 या 12 तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। फिर अगर मान लीजिए -1 रखेंगे तो -12 यहाँ भी होगा, -12 यहाँ भी होगा। फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप 10 रखते हैं तो 12 10 क्या हो जाएगा, 120, तो 120 यहाँ पर भी आएगा, 120 यहाँ पर भी आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जितना जो कॉमन होगा सेट ए में और सेट बी में वो दोनों 12n के फॉर्म में ही आएगा, अदरवाइज और किसी फॉर्म में नहीं होगा। तो इतना जो रफ हम किए हैं करना जरूरी नहीं है, ये रफ सिर्फ आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर हम बताए थे। मेनली यही आपको लिख देना है कि अगर हम मैंने डायरेक्ट ये लिख देते तो हो सकता था कि आपको समझ में नहीं आता, ऐसा करने से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसलिए इस तरह से बना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ a इज इक्वल टू 2,4। देखिए 2,4 जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, तो ये ओपन इंटरवल में है। क्या है, आपको याद होगा कि ओपन इंटरवल पढ़ाए थे हम, क्लोज इंटरवल पढ़ाए थे, उसके बाद राइट हाफ ओपन इंटरवल पढ़ाए थे, उसके बाद लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हम आपको पढ़ाए थे, मतलब कि 4 तरह का इंटरवल बेसिकली हम आपको पढ़ाए थे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि a जो है वो क्या है 2,4 है, मतलब कि 2,4 ये इंटरवल के फॉर्म में दिया है, और यहाँ पर जो है b वो 3,5 है, और ये क्या है, तो ये आपका राइट हाफ। देखिए हाफ किधर से है, सॉरी ओपन किधर से, तो ओपन है ये राइट साइड से, तो ये हो गया राइट हाफ ओपन, मतलब कि हाफ जो है वो ओपन है, मतलब ये तो पूरा ओपन है दोनों तरफ से। अगर मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट दिया, मतलब कि वो क्या है ओपन इंटरवल दिया हुआ है, और यहाँ पर एक तरफ से आपका स्क्वायर ब्रैकेट है और एक तरफ से अगर आपका दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट, मतलब कि एक तरफ से आपका ये खुला है और एक तरफ से क्या है बंद है। तो ये इधर से जो है ये ओपन है और इधर से जो है वो क्या है क्लोज है। तो ये राइट तरफ से खुला हुआ है, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल इसको हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों में से हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो दोनों में से अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो सबसे पहले हम दोनों का एलिमेंट लिखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि ये a इज इक्वल टू 2,4 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अगर एलिमेंट को अगर हम x मान लेते हैं, इसके एलिमेंट को अगर हम क्या मान लेते हैं x, और x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। तो यहाँ पर जो होगा ये x वो 2 से क्या होगा बड़ा होगा और 4 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो x जो होगा 2 और 4 के बीच में हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज तो है नहीं, क्लोज रहता है तो 2 और 4 भी लेते, लेकिन यहाँ पर ओपन है, लेकिन 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। अब इस तरह से सेट b का हम लिखना चाहेंगे तो b का क्या लिखेंगे, तो b के भी एलिमेंट को अगर हम x कर लेते हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर क्या है x तो यहाँ पर लिखाएगा, ये आपको पता है, ये दोनों सिंबल यहाँ पर दिया गया है, और ये 3 और 5 है, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 5।
अब यहाँ पर इक्वल कहाँ देना है, इक्वल कहाँ नहीं देना है, तो देखिए जिधर से क्लोज होगा वहाँ पर इक्वल पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर क्लोज नहीं है तो यहाँ पर इक्वल हम नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल भी होगा और 3 से बड़ा भी होगा, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और हमको क्या ढूंढना है, तो हमको ढूंढना है कि दोनों के बीच में क्या आएगा, मैंने सेट ए जो है और सेट बी जो है दोनों के बीच में क्या आएगा। तो देखिए ये 2 से लेके 4 तक है, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन प्रोग्रेस को हम लिखेंगे तो मान लीजिए कि ये 2 है और ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये 2 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, तो ये 3 के इक्वल भी, तो 3 तो मान लीजिए कि बीच में कहीं पर आ गया, ठीक है। 3 मान लीजिए बीच में आ गया और 5 से छोटा है, तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पर बढ़ा दिए 5 तक, ठीक है। तो फिर से बात को समझिएगा कि ये है 2 से बड़ा और 4 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हमने लिए 2, यहाँ पर हमने लिए 4। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस में नहीं करना है ना, ये सिर्फ आपको मात्र समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 2 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। तो 2 के बाद और 4 से पहले, तो ये पहला सेट में आ गया। दूसरा सेट में हम देखते हैं कि 3 के इक्वल और 5 से पहले, तो 3 के इक्वल, तो मान लीजिए कि 3 के बाद तो हम लेंगे ही, और कहाँ तक लेंगे, तो 3 के इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो 3 से बड़ा मान लीजिए गए, ठीक है। और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा मतलब कि यहाँ तक आएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है 4, जैसे ही 4 आ जाएगा, 4 के पहले तक ही तो इसमें आएगा, सेट ए में आएगा, 4 के बाद तो सेट ए में नहीं आएगा। और हमको यहाँ पर क्या लेना है, दोनों का लेना है, क्या लेना है, दोनों का वैल्यू लेना है, मैंने दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कहाँ तक आएगा, तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा आपका 4 तक ही आएगा, मैंने 4 से पहले तक ही आएगा, मतलब कि आपका क्या होगा, 4 से छोटा होगा। फिर से बात को समझिएगा, 4 से हमको क्या लेना होगा, छोटा लेना होगा, और 2 से क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। और 2 के इक्वल भी ले सकते हैं, क्यों, एक सेकेंड, 2 के इक्वल नहीं लेंगे, 2 के इक्वल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से बड़ा लिखा हुआ है, 2 के इक्वल यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। मतलब कि हमको जो वैल्यू लेना होगा वो क्या लेना होगा, तो हमको जो वैल्यू लेना होगा वो लेना होगा 3 के इक्वल वाला या 3 से बड़ा वाला, मतलब कि 3 के इक्वल भी चलेगा और 3 से बड़ा चलेगा, क्योंकि ये इसके बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर हमको 5 से छोटा लेना है, तो ये 4 तक अगर हम लेंगे तो 5 से तो छोटा ही होगा। तो हम इस तरह से क्या देखें, तो हमारा सेट जो एक होगा, एक सेट दूसरा, मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पर हुआ, तो क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, तो एक्स जो यहाँ पर होगा वो 3 से बड़ा होगा, 3 के इक्वल भी होगा, और लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा जैसे ही हम लेंगे, 4 से बड़ा जैसे ही हम लेंगे तो सेट पहला में नहीं आएगा, और हम क्योंकि हमको दोनों में कॉमन देखना है, तो इसलिए हम 4 से छोटा तक ही लेंगे। तो 4 से छोटा तक लेंगे तो ये दूसरा सेट के पहले भी आ जाएगा, ये दूसरा सेट में आएगा, ठीक है। और 3 से बड़ा और 3 के इक्वल लेंगे तो ये पहला सेट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेट हो गया। अब इसी को हम लिखना चाहेंगे तो हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, तो इंटरवल में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लोज, यहाँ पर ये क्या है, क्लोज है, तो इसको हम लिख देते हैं 3 और 4 तो लिखेंगे ही, यहाँ से ओपन है तो ओपन हो गया, और 3 से क्लोज है तो यहाँ पर हो गया क्लोज। तो ये जो हो गया आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल में, इसको हम लिख दिए, तो ये इंटरवल के फॉर्म में हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही आसान है। क्या किए यहाँ पर हम देखिए कि ये 2 और 4 के बीच का ही वैल्यू लेना है, और ये क्या लेना है, 3 और 5 के बीच का ही लेना है, ठीक है ना। 2 और 4 और 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, तो 3 और 4 आएगा, 5 तो नहीं ले सकते हैं। अब 3 और 4 में क्या हमको देखना है, तो हमको ये देखना है कि ये 3 के इक्वल और बराबर चलेगा और 4 से छोटा चलेगा, क्योंकि 4 से बड़ा लेंगे तो 4 से बड़ा इसमें जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 से छोटा तक लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये तैयार कर लिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है वो नोट में कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें बताते हैं कि एक सेट हमको, 2 सेट में यहाँ पर हमको इंटरसेक्शन निकालना था। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा सेट भी हो, 2 से ज़्यादा सेट अगर दिया हो रहेगा तो मान लीजिए कि एन सेट अगर रहेगा, आपके पास कितना सेट रहेगा, एन सेट। मतलब पहला सेट आपका A1 हो गया, दूसरा हो गया A2, तीसरा हो गया A3, इस तरह से एन तक अगर सेट जाएगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इस तरह से इंटरसेक्शन एन तक। और इसको इस तरह से लिख करके, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हो गया इंटरसेक्शन और किसका हो गया, तो सेट ए का। और यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो आई का मतलब यहाँ पर हो गया इनिशियल से, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक। तो शुरू मान लीजिए कि हुआ है N1 से और जाएगा कहाँ तक, N तक। तो ये
पूरे का एक साथ यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट का। अगर मान लीजिए यही यूनियन ऑफ एन सेट होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो बस ये जो यू के जैसा अपोजिट है तो यहाँ पर इसको हम यू के जैसा कर देंगे, यहाँ पर यू और यहाँ पर हम लिख देंगे एन, यहाँ पर ए आई और आई इक्वल टू यहाँ पर 1। तो यह जो हो गया क्या चीज़ का हो गया, तो ये हो गया था आपका यूनियन का, यूनियन ऑफ सेट का, और यह जो है आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट में लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी, मतलब कि दो सेट अगर आपको ए और बी दिया हुआ है, दो सेट अगर आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी, आर सेट टू बी डिसजॉइंट, मतलब उसको डिसजॉइंट बोलेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या है, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता है तो इंटरसेक्शन में यहाँ पर 5 नहीं होता। 5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 5 का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये क्या है, 5 हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एम्प्टी सेट को, मतलब इसके सेट में कोई एलिमेंट आएगा नहीं। कब नहीं आएगा, जब दोनों में कोई कॉमन होगा ही नहीं। और जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम ले लेते हैं, एक हम सेट ले लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, और बी एक हम सेट ले लिए, मान लीजिए क्या, बी एक हम सेट ले लिए 4 5 ले लिए। ठीक है, और हमसे अगर मान लीजिए बोला गया कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एलिमेंट ढूंढ रहे हैं कि क्या है, तो यहाँ पर एलिमेंट 1, तो यहाँ पर 1 नहीं है, 2 तो 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ नहीं है, 5 है यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा जो यहाँ पर ये जो हम बनाए ये कर्ली ब्रैकेट में, इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, कोई एलिमेंट आएगा नहीं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सेट एम्प्टी हो जाएगा। मतलब आप क्या समझे कि दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे, दो सेट या 3 सेट या 4 सेट को डिसजॉइंट सेट कब हम बोलेंगे, जब वो सारे सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं कॉमन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। वह इंटरसेक्टिंग सेट किसको बोलेंगे, तो इंटरसेक्टिंग सेट जो होता है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग, मतलब कि दो सेट ए और बी दिया हुआ है तो इंटरसेक्टिंग होगा कब, जब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 के इक्वल नहीं होगा। 5 के इक्वल नहीं मतलब कि वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट आपको दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, और दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट अगर आ गया, दोनों में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट आ गया तो उस समय वो क्या कहलाएगा, वो इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेट आपको दिया हुआ है ए 1 2 3 दिया हुआ, ठीक है, और एक सेट मान लीजिए बी दिया हुआ है आपका 3 4 5। तो इस तरह से अगर यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हमको क्या मिल गया, 3, और ये 3 एक मिल गया, मतलब कि यह एक सिंगलटन सेट आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो है हमको एम्प्टी सेट नहीं मिला। तो एम्प्टी सेट नहीं मिला कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया 5, मतलब कि यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हमको मिल गया। जब कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा तो वहाँ पर ये 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे, और यहाँ पर सेट ए और सेट बी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो सिंपल सा आपका क्या समझना है यहाँ पर कि दो या दो से ज़्यादा सेट अगर दिया रहेगा और उसमें कॉमन एलिमेंट मिल गया तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग सेट हो जाएगा। और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है।